नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज संडे का दिन है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी दिल से पॉडकास्ट। तो हम शुरुआत से पहले 15 मिनट हम बात करेंगे कि मार्केट कैसा रहेगा, इकोनॉमी कैसी है, और उसके बारे में बात करके फिर लास्ट 15 मिनट को हम बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन आंसर क्या है, कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो आपने डिस्क्लेमर पढ़ ही लिया होगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करें कि मार्केट कैसा रहा था और कैसा रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि निफ्टी शनिवार को अ, थोड़ा सा बंद हुआ है, सेंसेक्स बढ़ा है, फिर बैंक निफ्टी बढ़ा है। और अगर दूसरे डिटेल में जाए तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि मिड कैप में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि मिड कैप में ये रहा 0.51 इतना प्लस हुआ है। फिर देखना होता है कि स्मॉल कैप में कैसा चेंजेस हुआ है, तो 0.82। ठीक है। तो फिर आप मिड कैप 50 भी देख सकते हो, मिड कैप 100 या मिड कैप 50 कोई भी। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट, आपका कोई पोर्टफोलियो है, अगर आपने सारे स्मॉल कैप लिए हैं तो उसका कैसा रिटर्न आएगा। ओवरऑल इफेक्ट पता चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपके स्मॉल कैप, आपने ये स्मॉल कैप 50 देखा तो आपका स्मॉल कैप बड़ा ही होगा। ठीक है। अगर हम यूएस मार्केट का एनालिसिस करें तो हमको जाना पड़ेगा, एक सेकंड में यूएस मार्केट का ओपन कर देता हूँ, CNBC। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि CNBC में दिखाएगा कि यूरोप नहीं, हमको देखना है यूएस का मार्केट। तो +34। ठीक है। डाउ जोन्स, S&P प्लस रहा, नैस्डैक ठीक ठाक, थोड़ा सा माइनस रहा। और दूसरा हम देखें तो रशिया, ये रशिया नहीं, सॉरी, ये विक्स देखना पड़ता है, पर यूएस का विक्स देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट क्लोज में बंद हुआ है, तो हमारा मंडे को तो मार्केट ओपन नहीं होने वाला है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है तो कैसा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्लस में रहना चाहिए क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव अभी चल रहा है। अगर हम बात करें कि क्रूड ऑयल, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल अभी देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल नहीं, ब्रेंट क्रूड प्राइस, चलो 82। ठीक है। 82 मतलब अगर 80 के नीचे रहता है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 85 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्रूड भी सही चल रहा है। तो आपको मार्केट ऐसे देखना पड़ेगा कि मार्केट इस तरह से अपना रिएक्शन लेता है। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है उसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है तो वो अलग बात है। मार्केट डाउन तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि कोई पेंडेमिक, जब पूरा दुनिया का लॉकडाउन में अनाउंस होने वाला था उससे पहले ही मार्केट डाउन जा रहा था। और दूसरी बात करूँ तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एकदम से मार्केट बहुत नीचे गया। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। जैसे कि 2008 में जब लेहमैन क्राइसिस हुआ था तो इफ़ेक्ट बड़ी थी, इतनी बड़ी बैंक बंद हुई थी या कोई भी रीज़न से उसको इफ़ेक्ट हुआ था, वो दिवाला निकल गया था। तो वो बंद हुई तो धीरे धीरे सारे फाइनेंशियल बैंकिंग सब पे असर हुआ, तो धीरे धीरे मार्केट 1 साल तक नीचे गया। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि इफ़ेक्ट कैसी है। कोविड में इसलिए मार्केट एकदम से नीचे गया क्योंकि बड़ी न्यूज़ आ गई थी कि पूरा मार्केट, मतलब पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में जा रही है 1 महीने के लिए। तो उसकी वजह से एकदम से मार्केट नीचे गया क्योंकि बहुत बड़ी इफ़ेक्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वॉर होता है तो वॉर की वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है। जैसे कि रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर हुआ तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि अम, रशिया बहुत बड़ा क्रूड ऑयल प्राइसेस का, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है। और हम देखें कि ईरान, इज़राइल और पैलेस्टाइन का वॉर हुआ तब भी इफ़ेक्ट हुआ क्योंकि बाकी सब जो मुस्लिम कंट्रीज़ है
वो भी बहुत सारे क्रूड ऑयल का सप्लाई करते, इसकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ। और यार सिंपल सी बात होती है, कोई अभी दुनिया है ना ग्लोबल हो गई है कि एक देश में कुछ होता है तो दूसरे देश में छोटा बड़ा इफ़ेक्ट आता है। अब कितना इफ़ेक्ट आएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप ऐसे जज कर सकते हो कि रशिया यूक्रेन हुआ तो 10% 15% मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो वो 10 या 15 10 या 15% ही मार्केट नीचे जाएगा या 20% मार्केट नीचे जाएगा, वो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। वो ऐसा है कि वो राकेश झुनझुनवाला बोलते थे ना कि मैं सिगरेट पी के घर पे जाऊंगा तो रेखा मेरी बीवी मुझको डांटेगी। कितना डांटेगी वो तो उसके मूड पे है। तो उसी तरह से मार्केट ऐसे ही चलता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाएगा वो पब्लिक के ऊपर है। अगर पब्लिक बहुत ही ज़्यादा, मैं अपना एयरकॉन बंद कर देता हूँ, ओके। तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का इफ़ेक्ट आएगा, उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि 4 जून को ये सरकार बन गई तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, ये सरकार बन गई तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ये सब शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होती है, समझ में आया। और ये मार्केट ऊपर और नीचे जाने के लिए रीज़न क्या होता है पता है? लोग ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेड करने की वजह से निफ्टी का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर कोई ट्रेड ना करे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है, लेकिन ट्रेडिंग की वजह से ऊपर नीचे होता है। अब ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग? सट्टा लगाते हैं, मतलब सट्टा तो नहीं बोल सकते, एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी चुन के आएगी, मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा। अगर ज़्यादा लोग ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि बीजेपी चुन के आती है और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा ट्रेड लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बीजेपी चुन के नहीं आती और ज़्यादा लोगों ने ऐसा ट्रेड लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट ट्रेड उल्टा पड़ जाता है, इसकी वजह से मार्केट नीचे आता है। ये सब साइकोलॉजी आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको सब लोग टेक्निकल का ज्ञान दे दे के आपका दिमाग खा जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट ऐसे चलता है। आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट आने से जाने से मार्केट पे इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। लोग सोच रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आई तो मार्केट नीचे चला जाएगा, अगर मोदी गवर्नमेंट आ गई तो मार्केट बहुत ही ऊपर चला जाएगा। वो एक दिन, एक वीक, एक मंथ का इफेक्ट होता है। तो मार्केट 5% 10%, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, नहीं आती है तो 5-10% नीचे जाता है। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि एक महीने के लिए या एक वीक के लिए मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट लोगों से बनता है। लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग कैसा ट्रेड करेंगे। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट आ गई तो सारे लोग, ज़्यादातर लोग स्टॉक को बाय करने लगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब सबको ये इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली अच्छा लगेगा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो अगर वो फिर से चुन के आती है तो उसका इफ़ेक्ट यही होगा कि और जो भी पीएसयू या जो भी डिफेंस सेक्टर या रेलवे सेक्टर में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को मिल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होके बढ़ेंगे, इसकी वजह से लोग स्टॉक बाय करेंगे। ये सब सेक्टर का मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब कहना ये चाहता हूँ सारे के सारे स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो लास्ट गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं किसी भी कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी हो, पीएसयू या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट वो लोग कैंसिल कर देते और फिर उनको जो सही लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि इस कंपनी के साथ नहीं बन रही है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ऐसी ही किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं हो गया, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन इसका ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आ सकता है, ज़्यादातर 80-90% ऐसा होता है कि उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है कि मार्केट पूरा साइडवेज या बेयर मार्केट में चला जाए। बेयर मार्केट या साइडवेज में जाने के लिए क्या होता है, कोई ऐसी गवर्नमेंट बन गई जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे इकोनॉमी को संभालना है, कैसे क्रूड प्राइस को सेटल करके अच्छे से लो प्राइस में मैनेज करके रखना है। अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। इस तरह से आपको मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। अगर हाँ,
हम बात कर रहे थे कि ट्यूसडे को मार्केट कैसा रहेगा, तो मंडे को हमारा मार्केट इलेक्शन की वजह से बंद रहने वाला है। लेकिन आपको अगर ट्यूसडे के लिए सोचना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मंडे को रात को जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो वो कैसे अप जाता है, डाउन जाता है, तो उस तरह से हमको तब हम ट्यूसडे के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तो यूएस मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ है फ्राइडे को रात को, और हमारा सैटरडे का भी 2 आवर का सेशन अच्छा रहा है, मतलब पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि होपफुली ट्यूसडे पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन ट्यूसडे में मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में तुम मेरा ट्यूसडे के दिन सुबह का वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा रहेगा। और यहाँ पे मैं जो भी बात बताता हूँ या कोई भी वीडियो में, मेरे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसा मार्केट रहेगा, वो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, आपको एजुकेट करता हूँ, आपको एंटरटेन करता हूँ। इस तरह से आप मार्केट देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी 2 मिनट और बात कर लेते हैं कि यूएन ने बताया कि 2024 में इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% हुआ। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो हमारे इंडिया को इतना आगे ले जाना चाहती है। मतलब इतने इतने बड़े बड़े प्लान हो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च हो रही है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट है तो इंडिया का फोरकास्ट बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। और यही वजह है कि जब कोई बाहर, जैसे कि रसिया यूक्रेन, इज़राइल पैलेस्टाइन या कोई भी इफ़ेक्ट हुआ हो, तो हमारा मार्केट संभलने की वजह यही है कि ये गवर्नमेंट को पता है कि कैसे इकोनॉमी को स्टेबल करके रखना है। तो यूएन ने बोला है, अच्छी बात है, इतना ग्रोथ फोरकास्ट रहेगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट फिर से आती है तो मार्केट बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। एवरी डे कोई भी न्यूज़ आती है उसका इफ़ेक्ट मार्केट पे होता है। जैसे कि अभी कुछ बुद्धू लोग बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आती है तो डीटीसी टैक्स लाएगी और हमको 35% टैक्स देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट की इनकम पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट को वोट देना चाहते हो तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है गलत बातें बता के। उसी दिन मार्केट डाउन हुआ था, दोपहर को ये न्यूज़ आई, मार्केट डाउन गया, एकदम से ज़ोर से मार्केट गिरा। फिर शाम को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, निर्मला सीतारमण ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। फिर दूसरे दिन मार्केट संभला। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, वो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं गवर्नमेंट के बारे में। अभी 15% का टैक्स है, ठीक है, 10% का टैक्स है लॉन्ग टर्म, 1 साल के ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ठीक है यार, मार्केट ऐसे ही काम करता है। अगर पहले बोलते थे पहले टैक्स नहीं था, पर ठीक है, थोड़ा टैक्स देना चाहिए। अगर हम पैसा, अगर तुम लोग सोचो, सारे लोग अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे तो गवर्नमेंट को तो कुछ आमदनी ही नहीं होगी। गवर्नमेंट हमको, अगर कुछ हम अर्न करते हैं तो हमको गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना चाहिए। इट्स ओके मैन। अगर ऐसे इतने हम नेगेटिव नहीं बन सकते, इतने लालची नहीं बन सकते कि हम ऐसे बोलने लगे कि नहीं यार, हमको गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स नहीं देना। ऐसे नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पैसे क्यों लेती है? ज़्यादातर सोच यही रहती है कि ओ गवर्नमेंट पैसे खाती है, पर गवर्नमेंट पैसे इसलिए लेती है क्योंकि हमारे लिए डेवलपमेंट कर सकते, अच्छे रोड लाए, अच्छे रेलवे बनाए, अच्छे हवाई अड्डे बनाए, कुछ भी हो हमारे लिए काम करती है। तो ठीक है यार, देखो, किसी को भी टैक्स देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, 10-15% तक ठीक है यार, पैसे बनते हैं तो देना चाहिए। अभी हम 15 मिनट पहले, ये हम जो कथा होती है हमारी, तो पहले कथा के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा 15 मिनट रहता है कि हम इसके बारे में चिंतन करें। तो हम नेक्स्ट 15 मिनट है ना, आपके क्वेश्चन लेंगे। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि आपके क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं कि सर, कोटक बैंक का रिज़ल्ट से अब आगे क्या होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कोटक बैंक का रिज़ल्ट अच्छा ही आया होगा, लेकिन उसके ऊपर एक फिर से एक उड़ती नज़र मारते, क्योंकि कोटक बैंक का अभी कुछ, देखो, 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, ठीक है। इसका आर ठीक है, आर नहीं देखना चाहिए बैंकिंग में। प्राइस टू बुक भी ठीक है। पीजी रेशियो
एक के नीचे अच्छा है, चलो ठीक है। अब देखने जाते हैं कि इसका स्टॉक मार्केट में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ ना, तो 2014 से देखता हूँ मोस्टली। 439 से लेके 1700, तो मतलब 10 साल में करीब 792 डिवाइडेड 479 करते हैं, तो 3 गुना 3.5 गुना का रिटर्न दिया है। तो आपको इससे क्या सोचना चाहिए कि 10 साल में 4 गुना, तो ठीक ठाक अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन आप देखो तो 2021 से अभी तक ये स्टॉक साइडवेज पे जा रहा है। इसका कुछ रीज़न होता है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहिए, 2021 से ये साइडवेज पे क्यों जाने लगा, ऐसा तो क्या होने लगा। तो ये देखना पड़ता है। स्टॉक ने 3 साल में प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, 20 सेल्स भी अच्छा हो रहा है, लेकिन ये साइडवेज पे क्यों जा रहा है, तो उसको देखना चाहिए। पी भी ठीक चल रहा है, तो ये स्टॉक ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरी बात देखनी पड़ती है FII का। तो यहाँ पे तुम देखोगे 42% से लेके यहाँ FII अपनी पोजीशन कम कर रहा है, और अगर आप DII यहाँ के लोग देखें तो वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि FII जब भी बेचते हैं ना, तो ज़्यादातर स्टॉक नीचे जाता है। तो मैं अगर इस स्टॉक को, आप कोई भी ट्रेड मत करना, मैं आपको यही समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि ये मार्केट ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर पिछले 6 महीने में यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, जब वो न्यूज़ आई थी कि कोटक में वो कोई नए क्रेडिट कार्ड या ऐसा कुछ कोई न्यूज़ आई थी, वो इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ ऑनलाइन अपना आ, जो सर्वर होता है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। तो उसकी वजह से वो 1800 ले के 1500 तक आ गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करूँगा। तो ये आपको देखना चाहिए कि 10 साल या यहाँ से देखें 2020 से इसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। इसका रिटर्न नहीं देने का एक कारण देखोगे तो एक बात ऐसी भी हो सकती है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसकी मार्केट कैप बहुत है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ROE ठीक ठाक है, मतलब इतनी बड़ी बैंक के लिए ROE ठीक है, पर मोस्टली बैंक के लिए ROA देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट। तो आपका क्वेश्चन ये था कि कोटक बैंक का रिज़ल्ट आया है तो अब इसका कैसा इफ़ेक्ट आएगा। 5,000 करोड़, मतलब देखो इसका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मैं कैसे स्टॉक को देखता हूँ कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो उसमें 10 लाख के मैं कोटक बैंक नहीं लूँगा। मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और अगर किसी स्टॉक में मैं 5 लाख या ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कोटक बैंक को रखना ठीक नहीं समझता। क्योंकि देखो यह बात यह है कि कोटक बैंक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, उसको और बड़े होने के चांसेस कम है। और मुझे वैसे भी बैंकिंग सेक्टर ज़्यादातर पसंद नहीं आता, मुझे पसंद आता है फाइनेंशियल, IT, कंज्यूमर, FMCG, कोई भी मुझे ऐसा सेक्टर पसंद आता है। उस सेक्टर से भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टॉक वो अच्छे लगते हैं जो मुझे ROE जिसका 20% से ज़्यादा हो, ROCE 20% से ज़्यादा हो, जिसका PE रेशियो कम हो, और जिसकी मार्केट कैप कम हो, और जिसने जो स्टॉक 5 साल से लिस्टेड है और वो कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो मुझे ऐसे स्टॉक ज़्यादातर पसंद आते हैं। तो कोटक के बारे में ये बोल रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनल राय है, इससे कोई ट्रेड मत लेना, पर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। आपको ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सर नमस्ते, मार्केट क्यों ऊपर और नीचे जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट अभी, एक चार्ट देखते हैं सेंसेक्स का, तो ये डेली चार्ट है, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट देखो हर दिन ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। तो ऐसे क्यों ऊपर या नीचे मार्केट जाता है। देखो यार, मार्केट को ऊपर या नीचे या कहीं भी जाने के लिए मार्केट में क्या न्यूज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। ये कोई भी दिन ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसके लिए न्यूज़ होती है, न्यूज़ की वजह से ऊपर या नीचे जाता है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा
नीचे चला जाता है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना हो तो मार्केट को डेली चार्ट में देखना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो कैंडल ने बताया था कि मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद अभी संभल के ऊपर आ रहा है, तो अभी यहाँ से स्टेबल होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, इसके ऊपर आ गया तो फिर उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ न्यूज़ के ऊपर होता है। अभी न्यूज़ आएगी कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो तुम देखना ये मार्केट है ना, अभी इधर है ना, इधर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, लेकिन नीचे आ जाएगा। तो मार्केट को ऐसे समझोगे तो आगे जाओगे। आप ऐसे मत सोचो कि मार्केट किधर जाएगा, मैं अभी से प्रिडिक्ट कर देता हूँ। वो डेली चार्ट था, अभी हम देखते हैं वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली चार्ट में ये क्या बताया है, कुछ भी अभी हम तय नहीं कर पा रहे हैं। देखो, यहाँ पे तुम बोल सकते थे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी कुछ एक दो हफ्ते से देखे मार्केट, तो हम नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा मार्केट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, क्योंकि अभी कुछ मार्केट में बुरा नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ भी न्यूज़ ऐसी आती है तो वो मार्केट पे असर करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। और एक सिंपल सी बात ये होती है कि जब भी इलेक्शन होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया। आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पे वॉलेटिलिटी, ठीक है, आपको मैं वॉलेटिलिटी सिखाना चाहता हूँ कि ये मार्केट ऊपर या नीचे ज़्यादा क्यों होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब है जब ज़्यादा ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर या नीचे जाने के लिए देखो, यहाँ कितना 20 का है, वो नीचे हो गया था 19। ये कौन सा चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। हमको 15 मिनट का चार्ज नहीं देखना है, हमको देखना है डेली का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि वॉलेटिलिटी 20 तक पहुँची है, मतलब ये मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा हो रहा है। तो कंपेयर अगर करना होता है तो वीकली देख लो, शॉर्ट जल्दी आप डिसाइड कर पाओगे। तो देखो, आपको यहाँ समझना चाहिए ये मार्केट 2020 का था। ठीक है, वॉलेटिलिटी पहुँच गई थी 86 पे, कौन सी 23 मार्च को। फिर धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम हो गई। तो ये बेस्ट चांस था 17 अगस्त को स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम हो गई थी। इसका मतलब मार्केट नॉर्मल हो रहा था। अभी तुम देखो, ये तो सबसे नीचे वॉलेटिलिटी चली गई थी नवंबर 2023 को, तो ये भी अच्छा चांस था। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तब ये बताता है कि मार्केट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वॉलेटिलिटी तब बढ़ती है जब मार्केट को पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। तो और कुछ लोग ऐसे प्रिडिक्ट भी करते हैं कि देखो इलेक्शन आ रहा है तो हम स्टॉक बाय कर लेते हैं या फिर बेच देते हैं। इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है स्टॉक को लेने या बेचने की वजह से, और इसीलिए ये इंडिया विक्स वो ऊपर या नीचे जाता है। तो अभी तुमने देखा होगा कि ये अप्रैल से ये ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ठीक है यार, ऊपर जाता है तो जाने दो। हम 2019 की बात करें, देखो 2019 में ये 29 तक पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था, तब इलेक्शन था। देखो यार 29 में या जो भी, ये मार्च अप्रैल मई से ऊपर, तो हमारा भी ये वीक्स अभी ऊपर ऊपर जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे, पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये ऊपर या नीचे जाता है। तो मैं आपको ये सबसे ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट ओवरऑल कैसे काम करता है। अगर मेरा आप सुबह और शाम का वीडियो हर रोज़ देखेंगे तो आपको कोई भी बुक ज़्यादातर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है, कैसे बिहेव करता है, वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और उसको आपको स्टडी करना है, मैं आपको ये नहीं बताता कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन आप इसको देख सकते हो, उसको एनालाइज़ करो, उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाओ। और अगर आपको एनालाइज़ करना आता है तो आप खुद एनालाइज़ करो। तो आपको अगर ये देखना हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो मेरा प्रोफाइल है यूट्यूब का, बायो में लिंक डाल दे रहा, लिंक को डाल रहा हूँ, और मेरे कमेंट में भी ये वीडियो के होगा। तो इस तरह से आप मार्केट को समझोगे तो आप बहुत ही आगे जाओगे। और अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि सर ब्लिस जीवीएस फार्मा का एक झटपट एनालिसिस करो। तो चलो झटपट एनालिसिस करते हैं। अभी
स्क्रीनर को ओपन करते हैं, ब्लेज GVS फार्मा। चलो ये कंपनी पहले देखते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 1984। वो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ये सब का मार्केटिंग, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है इन द फॉर्म ऑफ जो भी है कैप्सूल, टैबलेट्स, सिरप्स, ये सब से आपको ओवरऑल पता चल गया होगा। ठीक है, ये रीड कुछ बता रहा है, इसको ज़्यादा एनालाइज करो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक को यूजुअली कैसे देखते। सबसे पहले देखते हैं उसके चार्ट को। उसका चार्ट ऊपर 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 जा रहा है ईयर बाय ईयर। तो देखो 2005 से ये लॉन्च हुआ था, 2016 तक ऊपर गया, फिर इसका कुछ पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे स्टॉक को क्यों अवॉइड करता हूँ? मैं ब्रेकआउट या वो सब अभी देखने का अवॉइड करता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जैसे कि वो पिछले ये सबसे हाई था और ये 214 के यहाँ ऊपर जाएगा तो स्टॉक में कुछ बात होगी, वो सब ठीक है, वो स्ट्रेटजी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको ये ट्रेड लेने के लिए इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एनालाइज कैसे करते हैं। तो देखो पहली बात ये है कि ये स्टॉक इस साल से 2015 से ऊपर जाने का ही बंद कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक को तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, तो वो गलती किधर से पता चलेगी पता है? प्रॉफिट ऑन लॉस से। तो 2015 का तुम देखो, यहाँ पे 61 था, फिर प्रॉफिट बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ये ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका प्रॉफिट एक साल बढ़ता है, दूसरे साल कम हो जाता है। और देखो मैं ऐसी कंपनी को अवॉइड करूँगा, आपका डिसीजन आपको खुद लेना है। ये मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछना है। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, पी रेशियो ज़्यादा नहीं है, ROC ठीक है मतलब 20 के नीचे है, पर इट्स ओके, चलो ये भी अच्छा नहीं है, गिन लेते हैं। ROE भी 10 अच्छा नहीं है, बुक वैल्यू सही है, PEG रेशियो तो माइनस में चल रहा है, 1 के नीचे हो तो ठीक है, पर ये माइनस में है। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी देखते हैं कि इसका आगे एनालाइज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए मैं ये बता देता हूँ कि FII, देखो FII बेच रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि इस स्टॉक में दम नहीं है। अभी DII 6.72 और अभी 6.59, मतलब कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। पब्लिक को ये स्टॉक, ये पब्लिक लेते जा रही है, मतलब पब्लिक को ये स्टॉक चिपकाया जा रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। अभी मैं शाम को एक और वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए, आपको ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट को समझना होगा। हम डिफरेंट स्टॉक का झटपट एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ले लो किसी स्टॉक को ले लो या फिर उसको बेच दो। इसका मतलब यही है कि आप समझेंगे कि स्टॉक को एनालाइज करते उसका इफ़ेक्ट कैसे आता है। तो ये यहीं तक रखते हैं। नमस्कार। और मेरा पोर्टफोलियो देखने के लिए मैं लिंक डाल रहा हूँ, और अगर आपको मेरा अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कथा नंबर 2 पे।